हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं डॉक्टर जूही आपको मेडिएवल हिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरी जानकारी, पूरा वृत्तांत आपके बीच रखने जा रही हूँ और बताने का प्रयास करूँगी कि किस प्रकार से एक गुलाम एक सुल्तान पद तक की यात्रा करता है और एक गुलाम वंश की नींव रखता है। तो चलिए इस पूरा यात्रा वृत्तांत के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे पूरा इनका कुतुबुद्दीन ऐबक के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा वृत्तांत, इनका कार्य क्षेत्र के बारे में पूरा समझेंगे। किस प्रकार से इन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की, कैसे इन्होंने अपना कार्य किया। तो चलिए समझते हैं, क्योंकि समझेंगे तभी याद रख पाएंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि समझने का प्रयास करना है। तो चलिए समझते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी स्टोरी। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश का राज हुआ था। 5 डायनेस्टीज ने यहाँ पे अपना राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। सबसे पहला गुलाम वंश, जिसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे ममलूक वंश भी बोला जाता है। 1206 से 1290 तक का इनका कार्यकाल रहता है। फिर उसके बाद आते हैं खिलजी वंश, जो सबसे कम समय का कार्यकाल रहता है खिलजी वंश का, जिसकी नींव रखते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और फिर आगे बढ़ते हैं तुगलक वंश, जो तीसरा वंश है दिल्ली सल्तनत पे, जिसकी नींव रखते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो सबसे अधिक समय तक चलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किसका राज होता है, तो तुगलक वंश का सबसे अधिक राज होता है। और सबसे कम समय तक किसका कार्यकाल होता है? खिलजी वंश का। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। चौथा वंश सैयद वंश का होता है, फिर आगे लोदी वंश का होता है। तो इस प्रकार 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे राज करते हैं, अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो आज का हमारा पूरा फोकस गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार से गुलाम वंश की नींव रखी, और इस गुलाम वंश में भी 3 ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया और अपना सत्ता स्थापित किया। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और फिर बलबन आते हैं। ठीक है, ये गुलाम वंश के शासक हैं, सुल्तान हैं। अब इसे गुलाम वंश क्यों बोला जाता है? सबसे पहले ये समझेंगे कि गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों बोला जाता है, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया। एक ममलूक वंश बोला जाता है, लगभग इनका भी डेफिनेशन वही होता है। तो गुलाम वंश का मतलब यही है कि इसमें जितने भी सुल्तान हुए, जैसे कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, ये सब एक समय में गुलाम हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इसलिए इसका जो पूरे वंश का नाम रखा गया गुलाम वंश। अब ममलूक वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत सारे विद्वान हैं जो बोलते हैं कि पहले तो ये गुलाम हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये सुल्तान की पदवी धारण करते हैं, बाद में गुलाम ये नहीं रहते, इसलिए इसे ममलूक वंश भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इनका नाम ममलूक वंश, इल्बरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार गुलाम वंश के अंतर्गत ये शासक होते हैं। प्रमुख शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और कैमूर्स, ये सब प्रमुख शासक हैं गुलाम वंश के। लेकिन हमें ज़्यादातर आपको ध्यान देना है, जो एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर फोकस करना है। तो सबसे ज़्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक से, इल्तुतमिश से रहेगा, फिरोज शाह से थोड़ा बहुत, रजिया सुल्तान से रहेगा, बलबन से रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी सबके बारे में रखना है।
और आगे बढ़ना है तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कैसे हुआ। जन्म जो है इनका तुर्कमेनिस्तान में हुआ और किसी ने इन्हें काजी के हाथों बेच दिया। कहाँ के काजी? निशापुर के काजी थे, उन्हें बेच दिया। और उसके बाद वो काजी के मरने के बाद मोहम्मद गौरी के यहाँ किसी ने उन्हें बेच दिया। तो इस प्रकार ये 2 बार बेचे गए और फिर मोहम्मद गौरी के पास ये सबसे पहले घोड़े के प्रमुख के रूप में कार्य करना शुरू किए। घोड़ा का जो पूरा जगह हुआ करता था उसके प्रमुख थे, वहाँ पे सब देख रेख करने वाले। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी के अंतर्गत ये गुलाम के रूप में कार्य करने लगे और फिर ये सुल्तान की तरफ कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जो तराइन का युद्ध होता है, पिछले आप वीडियो में आपको बताया गया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा रोल होता है और इनके ही कारण जीत भी हासिल होती है। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ भारत पे आक्रमण करता है और साम्राज्य के विस्तार करने में उनका सहयोग करता है। और मोहम्मद गौरी जब यहाँ से जाने लगे भारत से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत पे बिठा करके वो गए और वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पे राज करना प्रारंभ करते हैं। मोहम्मद गौरी वापस चले जाते हैं अपने स्थान पे और यहाँ पे वो छोड़ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उस समय उनके गुलाम हुआ करते थे। इसीलिए वो 1208 तक वो सुल्तान की पदवी धारण नहीं करते हैं, अपने आप को सिपह सालार या गुलाम ही मानते हैं। तो इस प्रकार गुलाम रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद में ये दामाद हो जाते हैं, गुलाम वंश की नींव रखते हैं और इस प्रकार शुरुआत होती है गुलाम वंश की। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान की जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं और तुर्की राज्य, भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक जो हैं, इनमें इनके पास समस्या खड़ी करते हैं यल्दौज के कुबाचा और दिल्ली सल्तनत। यल्दौज और कुबाचा 2 ऐसे जो संस्थापक हैं कहाँ के? तुर्की राज्य के। ये दोनों मिलकर के इनके साथ कुछ समस्या खड़ी करते हैं, दिल्ली सल्तनत पे अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इनके साथ एक समस्या थी, तो इस समस्या को वो दूर करना चाहते हैं और दूर करने के लिए वो एक बहुत ही समझदारी के साथ काम करते हैं और यल्दौज के जो राजा थे उनके साथ क्या करते हैं कि इनकी बेटी से कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक विवाह कर लेते हैं, इनकी बेटी से विवाह कर लेते हैं। और कुबाचा जो हैं इन्हें अपनी बहन दे देते हैं, बहन के साथ विवाह करा देते हैं। बहन के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन के साथ विवाह करा देते हैं। तो इस प्रकार दोनों जो राजा थे वो दोनों क्या हो जाते हैं? इनके रिश्तेदार हो जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के रिश्तेदार हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी समस्या वहीं पे अंत हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तरह से ये गुलाम ही थे। तो इन लोगों के सामने ये भी था कि ये तो हमारा गुलाम है, हमारा बात ऐसे मानना चाहिए। और ये दिल्ली सल्तनत को अपने सत्ता के अंतर्गत लेना चाह रहा था। तो इस प्रकार बहुत समझदारी के साथ ये काम लेते हैं और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सत्ता को अपने हाथों में ही रखते हैं। और इसकी स्थापना फिर होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और जो पहली राजधानी जो होती है वो लाहौर बनाई जाती है 24 जून
1206 में राज्याभिषेक होता है और राजधानी लाहौर बनाई जाती है। सुल्तान की उपाधि ये धारण नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप को गुलाम ही मानते हैं। खुतबा ये बिल्कुल नहीं पढ़वाते हैं क्योंकि उस समय जितने भी सुल्तान थे वो अपना खुतबा पढ़वाया करते थे। मलिक या सिपहसालार की उपाधि ये धारण करते हैं, इसे गुलाम ही कहा जाता है। सिपहसालार या मलिक ये अपने आप को मानते हैं। 1208 में होता है क्या कि गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने एक पत्र के माध्यम से इनके पास भेजते हैं, दास्ता मुक्ति पत्र भेजा जाता है गयासुद्दीन महमूद के हाथों भेजा जाता है। और इसके पश्चात अब यहाँ पे समझिए, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को गुलाम मान रहे हैं। अब 1208 में गयासुद्दीन महमूद जो गौरी के भतीजे हैं वो भेजते हैं दास्ता मुक्ति पत्र। अब ये दास्ता से मुक्ति इन्हें मिलती है और उसके बाद 1208 में ये अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं और उसके बाद ये प्रथम सुल्तान, दिल्ली के प्रथम सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हें उपाधियां क्या दिया जाता है लोगों के द्वारा? कुरान ख्वां। अब कुरान ख्वां क्यों बोला जाता है? ऐसा माना जाता था कि इन्हें कुरान रटा हुआ था, इनके मुंह पे हुआ करता था कुरान, इसलिए इन्हें कुरान ख्वां बोलते हैं। लाख बख्श इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने हाथों से बहुत ज़्यादा दान किया करते थे, लोगों को बहुत दान दिया जाता करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। हातिम ताई भी बोला जाता है, मिनहाजुस सिराज। और उसके पश्चात लाहौर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है चागौन खेलते हुए। ये देखिए 1210 में इनकी मृत्यु होती है। कब? चौगान खेलते हुए घोड़े से ये गिर जाते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी पूरी कहानी रहती है। सबसे पहले क्या कि यलदौज और कुबाजा से अपनी रिश्तेदारी बनाने के पश्चात ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। कब? 24 जून 1206 को। ठीक है, ये क्या रहते हैं? गौरी के सिपहसालार या गुलाम रहते हैं और 1206 में ये राज्याभिषेक करवाते हैं, इसकी राजधानी लाहौर बनाते हैं, दिल्ली सल्तनत पे स्थापित होते हैं। लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते, खुतबा नहीं पढ़वाते, ये अपने आप को मलिक या सिपहसालार ही मानते रहते हैं। लेकिन 1208 में गयासुद्दीन महमूद के हाथों जब दास्ता मुक्ति पत्र भेजा जाता है तब जाकर के ये अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं और फिर ये सुल्तान की उपाधि धारण कर लेते हैं और प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। इनकी उपाधियां रहती हैं कुरान ख्वां, लाख बख्श, हातिम ताई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये सारे छूटने नहीं चाहिए। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि कब मिलती है? मतलब ये राज्याभिषेक कब करवाते हैं? 24 जून 1206। ये सब पॉइंट है वो याद रखिएगा। और राजधानी क्या बनाते हैं? सबसे पहले ये लाहौर को। ठीक है, और मृत्यु कब होती है? 1210 में चागौन खेलते हुए। कहाँ? लाहौर में ही। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी पूरी स्टोरी। अब आते हैं कि इनके समय में क्या क्या कार्य हुआ। भारत गुंबद निर्माण या मेहराब निर्माण का कार्य हुआ। बैजंतिया साम्राज्य अरब भारत में ये जो वास्तुकला लेकर के आए, गुंबद निर्माण का कार्य शुरू हुआ। कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग शुरू हुआ। मानव व पशु आकृति का प्रयोग नहीं किया जाता था इनके समय में। मानव व पशु आकृति का प्रयोग नहीं होता था। कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग किया जाता था। ये रोम के बैजंतिया साम्राज्य का भारत में आगमन होता है और इस प्रकार वास्तुकला का आगे भारत में निर्माण शुरू हो जाता है। कुब्बत उल इस्लाम
मस्जिद जो दिल्ली में है, भारत की प्रथम मस्जिद है। जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेषों का भी यहाँ पे प्रमाण मिलता है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में बनवाया गया, जो बौद्ध मठ के अवशेषों पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरिकेली है यहाँ पे। तो ये मोनेस्ट्री जो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इनके समय में बनवाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये याद रखिएगा। अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, भारत की प्रथम मस्जिद है, ये भी याद रखेंगे। किसके समय में? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। कुतुब मीनार की स्थापना ये करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होता है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ शुरू होता है, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात अन्य 3 मंजिलों का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया जाता है। 5वीं मंजिल जोड़ी जाती है किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जीर्णोद्धार किया जाता है और 5वीं मंजिल जोड़ दी जाती है। और 1359 में बिजली के कारण क्षतिग्रस्त होता है, जिसे फिरोज शाह तुगलक जीर्णोद्धार करवाते हैं। 5वीं मंजिल को जोड़ दी जाती है। इसमें लाल व पीले बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे रखा जाता है। लाल कोट के अवशेषों पर निर्मित है। 1505 में भूकंप के कारण नुकसान भी हुआ। उसके पश्चात सिकंदर लोदी ने जीर्णोद्धार करवाया। 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने भी जीर्णोद्धार करवाया व कपोला जोड़ा, जिसे स्मिथ फॉली कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन तो इतना नहीं, बस इतना पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन 3 मंजिलों का निर्माण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल किसने जोड़ी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये याद रखना है। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार से ये पूरा इनका स्टोरी याद रखना है। अब इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं उस पे आते हैं। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अभी आते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये सारा आप स्टोरी के रूप में याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप मेंस के रूप में लिख सकते हैं, तो आप लिखिए और हमारे साथ आंसर को साझा कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है जो ऑफिशियल है सभी लोगों के लिए, और इस प्रकार आप उससे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन रात के 8 बजे क्विज कराया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।